अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा नाम है मामून अली और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेमरेजिक शॉक। तो हेमरेजिक शॉक होता कैसे है? जब भी हमारी बॉडी में किसी भी तरह की ब्लीडिंग होती है, चाहे वो इंटरनल हो या वो एक्सटर्नल हो, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में जो शॉक की स्टेट डेवलप होती है उसको हम कहते हैं कि दिस इज़ द शॉक ड्यू टू हेमरेज। तो इसको हम कहते हैं हेमरेजिक शॉक। तो हेमरेजिक शॉक को हम डिवाइड करते हैं 4 क्लासेस में। तो डॉक्टर साहब, जो क्लास 1 हेमरेज होता है उसमें क्या होता है? उसमें जो अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस होती है वो लेस देन 15% होती है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि पेशेंट का इतने परसेंटेज ऑफ ब्लड लॉस हुआ है? तो वो हम डिटरमाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइन एंड सिम्टम्स। तो जो क्लास 1 हेमरेज होती है उसमें पेशेंट का माइल्ड थर्स्ट इंक्रीज होता है, प्लस स्लाइट हार्ट रेट इंक्रीज होता है। तो इस क्लास 1 हेमरेज में हमें सिर्फ ये दो साइलेंट सिम्टम्स मिलते हैं। जबकि हम क्लास 2 की बात करें, बेसिकली क्लास 1 में होता ये है कि जो हम जब भी हमारी बॉडी में ब्लीडिंग होती है तो इसमें जो हमारी बॉडी में डिफरेंट कंपनसेटरी मैकेनिज्म होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है हमें जो सिम्टम्स होते हैं वो माइल्ड मिलते हैं। जैसा कि जब भी हमारी बॉडी में ब्लीडिंग हुई है तो उसमें जो है वो टिश्यू फैक्टर्स रिलीज होते हैं। वो टिश्यू फैक्टर क्या करते हैं? वो पेरिफेरल वैसल कंस्ट्रिक्शन कर देते हैं। अब चूंकि देखेंगे ये जो है अमाउंट ऑफ ब्लड जो लॉस हुआ है वो इतनी ज़्यादा अमाउंट में नहीं है, तो जो टिश्यू फैक्टर वाली वैसल कंस्ट्रिक्शन होगी वो इनफ होगी, वो जो है बॉडी में कंपनसेटरी मैकेनिज्म जो है वो एक्टिवेट कर सके। लेकिन जब हम क्लास 2 की बात करते हैं, क्लास 2 हेमरेज में अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो 15 to 30% ब्लड लॉस हो चुका होता है। अब इसमें वो जो टिश्यू फैक्टर वाली वैसल कंस्ट्रिक्शन थी वो इनफ नहीं होती कि वो बॉडी में कंपनसेट जो है बॉडी की कंडीशन जो डेवलप हुई है उनको कंपनसेट कर सके। तो इस कंडीशन में ये होता है, इस कंडीशन में बॉडी में से एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन वो जो है वो रिलीज होते हैं। अब वो क्या करते हैं, ये दोनों जो है ये पोटेंट जो है वैसल कंस्ट्रिक्शन कराते हैं, बोथ आर्टरीज की भी और वेन्स की भी। उसकी वजह से जो है बॉडी में जो है वो कंपनसेटरी मैकेनिज्म बॉडी के अंदर जो है वो प्रॉपर डेवलप होता है। अब क्लास 2 में जो हमें साइन एंड सिम्टम्स मिलेंगे वो क्या होंगे? उसमें जो है बंदे की जो यूरिनरी आउटपुट होगी वो जो होगी वो लेस देन 0.5 ml पर केजी पर आवर होगी। उसके साथ जो बॉडी इस क्लास 2 हेमरेज में जो बंदे का जो ब्लड प्रेशर होता है वो इंक्रीज होता है। अब इसमें जो बंदे का जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा वो बंदे का नॉर्मल ही होगा, लेकिन जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। क्लास 2 हेमरेज में डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। अब हम मूव करते हैं क्लास 3 की तरफ। क्लास 3 में ये होता है कि क्लास 3 में जो अमाउंट ऑफ वॉल्यूम लॉस होती है ब्लड की वो 30 to 40% होती है। अब इसमें ये होता है कि जो क्लास 2 के जो साइन एंड सिम्टम्स थे, जैसे कि यूरिनरी आउटपुट 0.5 ml पर केजी पर आवर से जो है वो कम हो जाएगी, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, हार्ट रेट और जो थर्स्ट है वो मजीद सीवियर हो जाएगी। अब इसमें क्लास 3 हेमरेज में ये होता है, क्लास 3 हेमरेज में बाकी सब जो है कंडीशन क्लास 2 वाली आएंगी और वो मजीद सीवियर कंडीशन में आएंगी। अब यहाँ पे जो डिफरेंशियल पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पे क्लास 3 हेमरेज में बंदे का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होगा वो भी रेज कर जाएगा। ठीक है, क्लास 2 हेमरेज में सिर्फ डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ था, जबकि क्लास 3 हेमरेज में डायस्टोलिक के साथ साथ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा वो भी इंक्रीज कर जाएगा और यूरिनरी आउटपुट जो है वो मजीद कम होके 10 to 20 ml पर आवर पे आ जाएगी। तो ये सारी कंडीशन है। यहाँ तक जो कंडीशंस थी क्लास 3 तक, यहाँ तक जो है जो ब्लीडिंग जितनी भी हुई थी बॉडी उसको कंपनसेट कर रही थी किसी न किसी तरीके से। लेकिन जब बात आती है क्लास 4 की, क्लास 4 हेमरेज की, तो उसमें जो ब्लीडिंग होती है वो लेस देन 40% तक हो चुकी होती है। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा? ऐसी कंडीशन में ये होगा कि जो बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं उनकी जो परफ्यूजन होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुकी होती है। अब जो है यहाँ पे मल्टीपल ऑर्गन्स इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। जैसा कि हमें पता है कि हमारी बॉडी में जो है जो जीआईटी म्यूकोसा होता है उसको एक्टिवली प्रोलिफरेट हो रहा होता है। अब जब उसको जो है ब्लीडिंग ब्लड सप्लाई जो है ब्लीडिंग की वजह से कम मिलेगी ना, तो उसमें ये होता है कि उसका म्यूकोसा डैमेज होगा। तो हमारी बॉडी में जो जीआईटी का ल्यूमन होगा उसके अंदर जो है बहुत से बैक्टीरिया बैक्टीरिया और नॉर्मल फ्लोरा वगैरह होते हैं। मिसाल के तौर पे ये हमारा जीआईटी का एक ल्यूमन है, इंटेस्टाइन का ल्यूमन है। अब यहाँ पे जो है डिफरेंट ये जो है हमारे जीआईटी म्यूकोसा थी, यहाँ पे जो है ना हमारे नॉर्मल बैक्टीरिया और नॉर्मल फ्लोरा जो थे
जब यहाँ पे जो है ब्लड सप्लाई जो है वो कम हुई है तो ये जो म्यूकोसा था ये क्या हो गया, ये इफेक्ट हो गया, ये डैमेज हो गया। अब जो ल्यूमन के अंदर जो बैक्टीरिया पड़े हुए होंगे वो यहाँ से मूव करके ऊपर ब्लड वेसल में चले जाएंगे, ब्लड में चले जाएंगे। तो जब वो यहाँ से मूव करके ब्लड में चले जाएंगे तो ब्लड में तो बॉडी में कंडीशन डेवलप हो जाएगी जिसको हम बैक्टीरिया कहते हैं। इसकी वजह से अनदर कंडीशन ऑफ शॉक डेवलप होती है जिसको हम कहते हैं सेप्टिक शॉक। बंदा सेप्सिस में पहले जाता है, उसके बाद सेप्टिक शॉक इधर चल जाता है। उसके बाद हो क्या होता है, जब क्लास 4 हेमरेज में ब्लीडिंग की वजह से बाकी आदमी इन्वॉल्व होंगे, जैसा कि किडनी इन्वॉल्व होगी तो उसकी वजह से हमें एक्यूट किडनी इंजरी हो जाएगी। उसके बाद अगर जो है लंग्स इन्वॉल्व होंगे तो उसमें एक्यूट लंग्स इंजरी हो जाएगी। तो इस तरीके से बॉडी में क्लास 4 हेमरेज में बॉडी के मल्टीपल जो ऑर्गन्स होते हैं वो इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। तो अब हम आते हैं हेमरेजिक शॉक की मैनेजमेंट की तरफ। तो ऐसा पेशेंट जब भी हमारे पास हेमरेजिक शॉक आएगा तो आपने सबसे पहले उसको हॉस्पिटलाइज करना है। हॉस्पिटलाइज करने के बाद आपने उसके अंदर जो है वो एबीसी चेक करना है, यानी कि एयरवे ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। एयरवे ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन मैंने अपनी पिछली वीडियो ट्राइएज की वीडियो में जो है वो एक्सप्लेन की हुई है, आप वीडियो चेक कर सकते हैं। तो एयरवे ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन चेक करने के बाद हमने पेशेंट को जो है वो आईवी फ्लूइड्स देने होते हैं। तो आईवी फ्लूइड्स में जो फ्लूइड ऑफ चॉइस होता है वो होता है रिंगर लैक्टेट। रिंगर लैक्टेट ऐसे पेशेंट को आपने रिंगर लैक्टेट देना है और हमने पेशेंट को फ्लूइड्स तब तक देने होते हैं जब तक उसकी यूरिनरी आउटपुट 1 ml पर kg पर आवर तक जो है वो नहीं आ जाती। तो उसके लिए जो है हमने पेशेंट को जो है ना आईवी फ्लूइड के साथ साथ जो है बंदे को हमें जो है ना फोले कैथेटर भी पास करना होता है जिससे हम उसकी यूरिनरी आउटपुट को कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे होते हैं। और इस दौरान जब आप जो है आईवी फ्लूइड्स के लिए जो आप आईवी लाइन पास करते हैं, जब वो आप आईवी लाइन पास कर चुके हैं तो आपने साथ ही पेशेंट का जो है वो ब्लड भी कलेक्ट कर लेना होता है फॉर रूटीन इन्वेस्टिगेशंस के लिए। जैसा कि हम उसमें जो है सीबीसी में हम उसकी हीमोग्लोबिन चेक करते हैं। अगर हीमोग्लोबिन लेस देन 8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो तो ऐसे पेशेंट को हम फ्लूइड्स के साथ साथ हम उसकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करते हैं। और इसी तरह जो है जो हमने फ्लूइड का सैंपल लिया, ब्लड का सैंपल लिया है, उस ब्लड से हम उसकी जो है क्रॉस मैच भी चेक करते हैं कि पेशेंट का जो है वो इधर ब्लड ग्रुप कौन सा है। उसके साथ अब हमने आईवी फ्लूइड्स के बाद जो है वो हमने पेशेंट को आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ऐसा जो पेशेंट होता है हेमरेजिक शॉक का, उस पेशेंट के अंदर ऑलरेडी वैसोकंस्ट्रिक्शन हुई होती है। बॉडी ने कंपनसेटरी मैकेनिज्म को एक्टिवेट करने के लिए ऐसे पेशेंट में जो है वो वैसोकंस्ट्रिक्शन की होती है। उसके साथ साथ पेशेंट का हार्ट रेट भी इंक्रीज होता है। तो ऐसे पेशेंट के अंदर आपने कभी भी एक इनोड्रॉप्स या फिर कोई भी वैसोकंस्ट्रिक्टर एजेंट, ऐसे कोई भी ड्रग जो वैसोकंस्ट्रिक्टर हो या फिर इनोट्रॉप्स हो वो हेमरेजिक शॉक में हमने कभी भी नहीं देने होते, कंट्राइंडिकेटेड होते हैं। तो इन सब के बाद इस मैनेजमेंट के बाद जो है हम अब देखते हैं कि जो ब्लीडिंग पेशेंट की होती है वो हम कैसे स्टॉप करते हैं। तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए जो है वो हमने 3 P's याद रखने होते हैं। 3 P's। तो इसमें जो फर्स्ट पी आता है वो होता है प्रेशर। प्रेशर बॉडी में डिफरेंट प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, जैसा कि हमारा फीमोरल पॉइंट हो गया, ब्रेकियल पॉइंट हो गया, एक्सिलरी पॉइंट हो गया। तो ऐसे पेशेंट में अगर पेशेंट के अंदर एक्टिव ब्लीडिंग हो रही है तो उन प्रेशर पॉइंट्स को हम प्रेस करके पेशेंट की ब्लीडिंग को जो है वो स्लो कर सकते हैं। नंबर 3 जो होता है वो होता है पैकिंग, यानी कि जो है पेशेंट की ब्लीडिंग को रोकने के लिए हम उसको बैंडेज वगैरह अप्लाई करते हैं। नंबर 4 जो की होगा वो होता है पोजीशन। पोजीशन में ये होता है कि पेशेंट की जिस बॉडी पार्ट से ब्लीडिंग हो रही होती है हम उसको जो है नॉर्मल बॉडी से थोड़ा सा एलिवेट कर देते हैं। तो इस 3 P's के थ्रू जो इसमें जो लास्ट में जो एस रह जाता है उस एस का मतलब होता है सर्जरी। कि अगर प्रेशर, पैकिंग या पोजीशन से बंदे की ब्लीडिंग रुक नहीं रही तो ऐसे पेशेंट के अंदर फिर जो है हमने जो है ना सर्जरी करके आर्टरी को सर्जिकली जो है वो रिपेयर करना होता है ताकि ब्लीडिंग जो है बंदे की स्टॉप हो जाए। और ये जो प्रेशर जो था इसमें जो है हम जो है प्रेशर के लिए बॉडी में प्रेशर पॉइंट की प्रेसिंग के साथ साथ हम टर्निकेट भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन टर्निकेट में आपने ये याद रखना है कि टर्निकेट के जो अप्लाई का जो टाइम होता है वो मोर देन 45 मिनट्स ना हो, क्योंकि अगर मोर देन 45 मिनट होगा तो वो फिर जो है वो आगे जो मिसाल के तौर पे अगर जो है मैं यहाँ पे अपनी बॉडी में अपने आर्म के ऊपर जो है वो मैं जो है टर्निकेट अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे मेरे टर्निकेट अगर
45 मिनट से ज़्यादा अप्लाई किया है तो बॉडी का जो रिमेनिंग एरिया आगे वाला होगा उसमें जो है वो गैंग्रीन या नेक्रोसिस के जो है वो चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए जो है आफ्टर 45 मिनट्स यू हैव टू रिमूव द टर्निकेट। तो इस तरीके से जो है हम सर्जिकल शॉक को जो है वो मैनेज कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा और हमें जो है अपनी राय के बारे में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।